हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी कॉन्सेप्ट गुरु में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस 2026 का जीएस का पेपर। इसमें कुछ सवाल हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। असीम केंद्र की प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रीय कोशिका द्रव्य क्षेत्र जिसमें न्यूक्लिक अम्ल होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रकाभ कहलाता है, जिसको न्यूक्लियोइड भी बोलते हैं। बात करें, प्रायः शिशुओं को दूध लाभ पहुंचाता है किंतु अधिकांश वयस्क व्यक्तियों में दूध का ठीक से पाचन नहीं हो पाता है। यदि किसी प्रौढ़ व्यक्ति में तथापि दूध का पाचन हो पा रहा है तो उसके शरीर में कौन सा एंजाइम पर्याप्त रूप से उत्पन्न हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लैक्टेस। इसके बाद में बात करें, प्रतिजैविक पेनिसिलिन मानव कोशिकाओं को हानि पहुंचाए बिना आक्रमणकारी जीवाणुओं को मार सकता है क्योंकि यह निशाना बनाता है कोशिका भित्ति को। फिर बात करें, कोई अनुसंधानकर्ता विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहा है, उसे किस प्रकार की कोशिका में अधिकतम संख्या में लयन क्या है मतलब लाइसोसोम मिलेंगे? तो आरबीसीज में सबसे ज़्यादा लाइसोसोम्स होते हैं श्वेतरुधिर कोशिका में। फिर बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कैरोटीनाभ वर्णक का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारी आंखों में प्रकाश संरक्षी भूमिका। फिर बात करें, किसी विश्व शतरंज विजेता के घुंघराले बाल, संलग्न कर्णपाली और मेचक है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण आगे उसकी संतानों में अंतरित नहीं होगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतरंज कौशल, क्योंकि जो घुंघराले बाल हैं वो भी आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकता है। ये जो अटैच्ड ईयर लॉब्स हैं ये भी हो सकता है और मेचक भी हो सकता है, लेकिन जो शतरंज कौशल है ये जो है ये प्रैक्टिस से आती है, इसमें जेनेटिक का कोई रोल नहीं है। बात करेंगे, मनुष्य में हृदय के किस कक्ष में फुफ्फुस से आने वाला ऑक्सीजन से भरपूर रक्त सर्वप्रथम पहुंचता है? तो सबसे पहले पहुंचता है वाम अलिंद में, पल्मोनरी सिरा के माध्यम से। बात करेंगे, खाद्य और जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्मी कंपोस्ट जैविक पदार्थ और पोषकों से समृद्ध होता है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, जैविक कृषि में जैव उर्वरक और पीड़कनाशियों का प्रयोग नहीं होता है, तो ये गलत है, क्योंकि इसमें जो होता है जैविक कृषि में जो खाद होती है, जो गोबर की खाद होती है या फिर जो नीम की पत्तियों वगैरह से बनाई जाती है, कीटनाशक, उन सब का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, कीट पीड़क और खरपतवार को नियंत्रित करने में सस्यावर्तन मतलब क्रॉप रोटेशन लाभकारी होता है, तो ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। फिर हम बात करेंगे, सूची को इसमें सम्मिलित करना है। सूत्र कणिका जो है वो कोशिकीय श्वसन से संबंधित है। साइटोपंजर जो है वो कोशिका के आकार का अनुरक्षण करता है। चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो यकृत कोशिकाओं में निराविशीकरण करता है और रसदानी जो है वो रसायनों का भंडारण और कोशिका विवर्धन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। फिर हम बात करेंगे, रोग और रोग प्रकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जो काली खांसी है ये जीवाणुजनक रोग है, पोलियो जो है वो विषाणुजनक रोग है, एथलीट फुट कवक जनित रोग है, लेकिन जो डेंगू जर है वो वायरल है, ये अविषाणुजनक नहीं है। फिर बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गति के द्वितीय नियम की गुणात्मक व्याख्या करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी पिंड के संवेग के परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। फिर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल का त्रिक बिंदु जो होता है वो प्राप्त होता है? तो 273.16 के, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा चालकता का न्यूनतम गुणांक है? तो इसका सही आंसर है H2। फिर बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों की हार्डवेयर प्रौद्योगिकी में माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर 4, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटरों में। फिर बात करेंगे, कोई एक्स किरण पुंज किसके द्वारा विक्षेपित हो सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो किसी विद्युत क्षेत्र ना ही किसी चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले किसी अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, निर्मित प्रतिबिंब के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर उसी ओर है जिस ओर वह वस्तु है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किसी चालक तार की वैद्युत प्रतिरोधकता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि तार की लंबाई को परिवर्तित किया जाए तो चालक की प्रतिरोधकता उतनी ही बनी रहती है। बात करेंगे, विद्युत सेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसी बैटरी की EMF बैटरी द्वारा प्रति यूनिट धारा द्वारा प्रदत्त शक्ति होती है।
किसी पिंड को धरातल से 45 मीटर की ऊंचाई से 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्षैतिज रूप में फेंका जाता है, कितने समय के बाद वह पिंड धरातल से टकराएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 सेकंड के बाद। बात करें तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला है, यदि किसी माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में गति करते हैं तो उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, ये सही हो जाएगा। दूसरा है, यदि किसी माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत गति करते हैं तो उस तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। बात करेंगे सूची को में सुमेलित करना है, तत्वों का प्रतीक दिया है और तत्व समूह दिए हैं। तो SM जो है वो होता है लैंथेनाइट तत्व, और जो CS होता है वो होता है क्षार धातुएं, OS जो होता है वो होता है संक्रमण तत्व, NP जो है वो एक्टिनाइट तत्व होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे द्रव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव्य तत्वों को और अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, ये गलत है। दूसरा है, किसी यौगिक का परिवर्ती संगठन होता है और उसे तत्वों में जो तोड़ा जा सकता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। बात करेंगे एस्टरीकरण अभिक्रिया में सांद्रित H2SO4 का निर्जलीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। सेकंड है हमारा, साबुन का जलरागी भाग तेल है जो जल में घुल जाता है, ये गलत हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे थर्ड, वनस्पति तेल को वसा में रूपांतरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 और 3। बात करें नाइट्रोजन 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें से पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये सही है। कार्बन जो है वो चतुसंयोजक है, ये भी सही है। क्लोरीन जो है वो दो स्थायी समस्थानिक रूप है, ये भी सही है। हीलियम जो है वो द्विपरमाणुक नहीं, एक परमाणु गैस होती है। बात करेंगे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन गैस से शुद्ध किए जाते हैं ताकि उनके ऑक्सीकरण को रोका जा सके, ये सही। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है। मुंह का pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ये भी सही है। धातु की अभिक्रियाशीलता मैग्नीशियम, फेरस, जिंक के क्रम में घटती जाती है, तो ये सही नहीं है। फिर हम बात करेंगे, एक सेकंड मैं बता देती हूँ, जो मैग्नीशियम है वो होता है 2.09% और फेरस जो होता है वो 5.0% होता है। फिर बात करेंगे विरंजक चूर्ण के विषय में। इसमें कौन कौन से, मतलब सबका सूत्र दिया है, इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें विरंजक चूर्ण का CaOCl2 होता है, सोडा क्षार का Na2CO3 होता है, बेकिंग पाउडर का NaHCl2 होता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर, ये गलत है। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैल्शियम के बाइकार्बोनेट की विद्यमानता के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। विलेय क्लोराइडों और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेटों की विद्यमानता के कारण जल की स्थायी कठोरता होती है, ये भी सही है, ये भी सही है। जल में Na2CO3 को मिलाकर जल की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। मिसेल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयन विकर्षण के कारण मिसेल विलयन में से अवक्षेपित हो जाते हैं। क्षारकों और क्षारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी क्षारक पानी में घुल जाते हैं, ये गलत है। जो क्षारक जल में विलेय हैं उन्हें क्षार कहते हैं, ये सही है। दूसरा है, कोई क्षार छूने में साबुनी, कड़वा और संक्षारक होता है, ये भी सही है। जल में क्षार मिलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 और 4। आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से पहला और दूसरा गलत है, सही हो जाएगा तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी कोडांतरण असेंबली भाषाएं हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3 और 4, x86 और MIPS। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी फ्लैश मेमोरी की एक विशेषता नहीं है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह पराबैंगनी मिटाई जा सकने वाली क्रम आदेश से ROM है। ROM मतलब रीड ओनली मेमोरी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में सही नहीं है, इसे सी में लिखा जाता है। यह विविध प्रकार के कंप्यूटरों में सुवाय है, यह बहुप्रयोगता ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसे कई प्रयोगताओं द्वारा एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 34 का MP3 कंप्रेशन स्कीम में किसी 60 मिनट के संगीत को लगभग कितने MB में संचित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी, 50 MB में।
फिर हम बात करेंगे कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस CDMA प्रौद्योगिकी मुख्यतः किस में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए मोबाइल फ़ोन संचार में। भारत की संघ सरकार के 2025-26 के बजट में राजस्व व्यय का प्रमुख भाग निम्नलिखित मदों में से किसका है? ऑप्शन नंबर बी ब्याज अदायगी का। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बहुत ज़्यादा उम्मीद है इस बार UPSC में भी शायद पूछे जाने की। ये टेस्ट सीरीज़ में भी हर जगह दिख रही है, करंट अफेयर्स में भी थी, इकोनॉमी में भी इम्पॉर्टेंट थी, तो इसलिए इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को अनिरोधक प्राकृतिक जोखिमों के कारण होने वाले फसल के नुकसान के लिए जोखिम बीमा प्रदान करता है। सेकंड है, फसल बीमा योजना बीमाकृत व्यक्तियों की मृत्यु के मामले में 2 लाख की जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है। थर्ड है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करता है। फोर्थ है, बीमाकृत व्यक्ति की पूर्ण निःशक्तता के लिए 2 लाख की जोखिम सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ये से स्त्री पुरुष असमानता सूचकांक के संबंध में सही है? GII कार्य सहभागिता संपत्ति और आय के आयामों में लिंग आधारित अहितकर स्थिति दर्शाता है। GII जनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार के आयामों में लिंग आधारित अहितकर स्थिति दर्शाता है। थर्ड है, GII का मान 0 से 1 के बीच होता है, जिसमें 0 GII यह सूचित करता है कि स्त्री और पुरुष सभी मामलों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर आयामों के संकेतकों पर प्रत्येक व्यक्ति के अतिव्यापी अभावों को मापता है। पर्यावरणीय रूप से संधारणीय और जलवायु अनुकूलन परियोजना में निवेश के लिए आगम सृजित करने वाले वित्तीय लिखत क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हरित ग्रीन बॉन्ड कहलाते हैं। ग्रीन बॉन्ड भी इस साल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसको भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर सकते हैं। फिर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में उभरते हुए सनराइज क्षेत्रों की सूची में सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर बी खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र। फिर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के संस्थापक सदस्य थे? इसका ऑप्शन है सही 1, 2 और 3, भारत, नेपाल और मालदीव। बात करेंगे, भारत सरकार ने दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए किन दलहनों की MSP पर 100% खरीद सुनिश्चित करने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय मिशन की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी तुअर, उड़द और मसूर। तुअर को अरहर भी बोलते हैं। फिर बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शिशु मृत्यु दर को सटीक रूप से परिभाषित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IMR 1 वर्ष में प्रति 1000 जीवित शिशु जन्म पर 1 वर्ष से कम की आयु के शिशुओं की मृत्यु की संख्या होती है। बात करें, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शासन की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सुशासन सूचकांक। फिर बात करेंगे, वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण का प्रारंभ निम्नलिखित में से किन शब्दों से किया था? अमेरिका के बहनों और भाइयों। बात करेंगे, मई 1915 में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राज्य गुरु कहा था? इसका ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन का जन्म विभाजन विरोधी आंदोलनों से हुआ था, जो बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करने के लिए आरंभ किया गया था। दूसरा है, अरविंद घोष इस बात के पक्ष में थे कि इस आंदोलन को भारत के शेष भागों में फैलाया जाए और इसे केवल स्वदेशी और बहिष्कार कार्यक्रमों से परे एक संपूर्ण राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप दिया जाए। तो इसका सही आंसर है सी 1 और 2 दोनों। बात हम करेंगे, जूनागढ़ के रुद्रदामन के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस शिलालेख की लिपि खरोष्ठी और भाषा प्राकृत है। दूसरा है, इस शिलालेख में सुदर्शन झील नामक एक जलाशय के पुनरुद्धार का अभिलेख है। और थर्ड है, यह एक तिथि रहित शिलालेख है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केवल 2। फिर बात करेंगे, वोवर पांडुलिपि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस विषय के मूल्यवान स्रोत के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा के विषय में। जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के समक्ष वर्नाकुलर प्रेस बिल लाया गया था, तब निम्नलिखित में से उपस्थित एकमात्र भारतीय सदस्य कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए जतीन्द्र मोहन टैगोर। फिर बात करेंगे, रानी गुफा ओडिशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रानी गुफा 2 मंजिली है। थर्ड बात करेंगे, मध्य पाषाण युगीन स्थल बागौर सबसे अच्छी तरह अभिलेखबद्ध स्थलों में से एक है।
ये कहाँ स्थित है? तो बागौर जो है वो राजस्थान में स्थित है। किन दो नवपाषाण युगीन स्थलों में विस्तीर्ण गर्त निवास पिट्स ड्वेलिंग पहचाने गए हैं? बुर्जहोम और गुफ्त कराल में। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में ताम्रपाषाण युगीन आहार संस्कृति पाई गई है? तो बनास और बेड़च नदी तंत्र के बीच में। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण युगीन स्थल है? तो उटनूर जो है वो नवपाषाण युगीन है। बाकी भीमबेटका, आदमगढ़ और वीरभानपुर ये जो है ये मध्यपुरा पाषाण काल के समय के हैं। 1000 BCE से 200 CE की अवधि के दौरान भारत के समुद्री व्यापार संपर्कों के मूल्यवान साक्ष्य कोरोमंडल तटीय क्षेत्र के निम्नलिखित में से किस स्थल में पहचाने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए अरिकमेडु में। बात करेंगे गुप्तकालीन प्रशासनिक प्रणाली के बारे में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने महाराजाधिराज, परम भट्टारक और परमेश्वर जैसी राजसी उपाधियां धारण की। गुप्त राजाओं ने परम दैवत और परम भागवत जैसे नाम विशेषणों के माध्यम से स्वयं को देवताओं से भी जोड़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। भारत के विषय में अत्यंत समृद्ध और रोचक विवरण प्रदान करने वाली अरबी में लिखी गई रहला नामक यात्रा वृत्तांत किस लेखक का है? इसमें है इब्न बतूता। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बसवन्ना के नेतृत्व में, जो कि कलचुरी शासक के दरबार में एक मंत्री थे, एक नए आंदोलन का उद्भव देखा गया। उनके अनुयायियों को किस नाम से जाना गया है? वीर शैव के नाम से जाना गया। औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक क्रांति के दौरान हस्तकला का स्थान विद्युत चालित यंत्रों ने ले लिया। औद्योगिकृत देश अपने उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे मालों की आपूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर हो गए। कारखानों में यंत्रों से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, क्योंकि उस समय तो विद्युत चालित यंत्र नहीं चल रहे थे। उस समय जो ये यंत्र थे वो या तो कोयला आधारित थे, लेकिन विद्युत चालक यंत्र उस समय नहीं थे। विद्युत चालित यंत्र वाष्प से रिलेटेड हो सकते हैं, कोयला रिलेटेड हो सकते हैं। अशोक के शिलालेखों और अवस्थानों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? जौगड़ा कर्नाटक, बहापुर नई दिल्ली, राजुला मंदागिरी आंध्र प्रदेश। इसमें से सही है केवल 2 और 3। बात करें प्राचीन भारत में भारत रोम व्यापार के संदर्भ में शब्द औरेई किसको निर्देशित करता है? ऑप्शन नंबर डी सिक्के। बात करें सुस्पष्ट और भावपूर्ण लघु चित्र शैली बासोहली भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबद्ध है? ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश से। 6ठी शताब्दी BCE में मगध के सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरने के पीछे निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्पादक कृषि क्षेत्र का होना, लौह की खानों का सुगम्य होना, उस क्षेत्र में हाथियों का उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत और उसके प्रस्तुतकर्ता के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? गैसीय परिकल्पना कांट ने दी थी, द्वैतारक परिकल्पना राशेल ने दी थी, ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलेन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। आग्नेय शैल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। आग्नेय शैल के सर्वाधिक खनिज सिलिकेट होते हैं। सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी, इसलिए क्रिस्टलन ज्यादा होगा। कायांतरित शैलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थो कायांतरित शैल आग्नेय शैलों से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1। ज्वालामुखी शंकुओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान अत्यधिक श्यान लावा द्वारा आम्ल लावा शंकु बनते हैं। सेकंड है आम्ल लावा के परिणाम स्वरूप अति प्रवण ढलानों वाले शंकु जो हैं वो बनते हैं। ये भी सही हो जाएगा। मिश्र शंकु उच्चतम ज्वालामुखी शंकु, तो ये भी सही हो जाएगा। जो भी लावा लंबी दूरी तक बहेगा वो शंकु का निर्माण नहीं करेगा। मान लीजिए ये है ज्वालामुखी, ठीक है, ये ज्वालामुखी यहाँ से फटेगा, तो फिर अगर बहुत ज़्यादा जो लंबी दूरी तय कर लेगा तो फिर वो बह जाएगा। तो इस तरह से पठार टाइप का निर्माण करेगा। लेकिन जो लावा ज़्यादा नहीं बहेगा वो परतों के रूप में ऐसे ऐसे करके एक के ऊपर एक जमता रहता है, तो ये एक शंकु टाइप की संरचना का निर्माण करते हैं। बलकृत अपक्षय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपेक्षाकृत अधिक
संपीड़ित गैस, संपीड़ित सेल हिमीभवन और हिमद्रवण से होने वाले अपक्षय से सबसे कम प्रभावित होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड है तप्त मरुस्थलों में सेलों का टुकड़े टुकड़े होना अपेक्षाकृत अत्यधिक सामान्य है। क्रिस्टलीय सेलों में प्राय अपसल्कन की प्रवणता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। ताप के भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण को विकिरण व्युत्क्रमण भी कहा जाता है, ये सही है। दूसरा हो जाएगा ऋणात्मक ह्रास दर की विद्यमानता के परिणाम स्वरूप पृष्ठीय व्युत्क्रमण होता है, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। फिर इसके बाद में वन के प्रकार दिए गए हैं और जाति दी गई है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में रोजवुड शामिल है, वेलांचली और अनूप वनों में सोनेरेसिया शामिल है, उष्णकटिबंधीय कंटक वन में खैर शामिल है और अल्पाइन में कैल शामिल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हम बात करेंगे उत्तर पश्चिमी हिमालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कश्मीर की करेवा संरचनाएं हिम नदी मृत्तिका और अन्य पदार्थों के सघन निक्षेप से बनी है, जिसे हिमोड़ मोरेन अंतःस्थापित है। इसके बाद में सेकंड है हमारा लद्दाख की पैगोंगसो और सो मोरीरी मीठे पानी की झीलें हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। कश्मीर घाटी में झेलम नदी विसर्पी है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 और 3। भारत में सूखा के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौसमी सूखा तब होता है जब औसत वार्षिक वर्षा 75% से कम होती है, सही है। चरम आर्द्रता प्रतिबल के फलस्वरूप कृषि सूखा उत्पन्न होता है, सही है। मृदा आर्द्रता सूखा मौसमी सूखे से संबंधित है, सही है, ऑप्शन नंबर डी। बात करेंगे वन अनुसंधान संस्थान और आवास्थान। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो जबलपुर में है। फिर इसके बाद में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। पारी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। भारत की काली मृदाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। दक्कन के पठार का अधिकांश भाग काली मृदाओं से आच्छादित है, ये बिल्कुल सही है। रेगुर के नाम से भी जानी जाने वाली ये मृदाएं सामान्यतः मृण्मय, गहन और अपारगम्य होती हैं। ये बिल्कुल सही है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। जब इसमें पानी भर जाता है तो ये दलदल बहुत चिपचिपी सी हो जाती है और जब धूप निकलती है तो ये ऐसे फट जाती हैं, तो उसको देख करके ऐसा लगता है कि जैसे वो उसमें स्वतः जुताई की गई है। कुछ इस तरह से इसकी संरचना देखने को मिलती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2। इसमें वर्षा सिंचित फसलें नहीं उगती हैं, ये बिल्कुल गलत है। बात करें पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दिहांग के नाम से जानी जाती है। मैंने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ाया था, उसमें पहले ही बताया था। सबसे पहले जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें दिहांग दिबांग नाम की नदी, इसी को दिहांग भी बोलते हैं और कभी कभी इसको कुछ लोग दिबांग भी बोलते हैं, दिहांग और दिबांग। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र की और सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोच, रैदाक, कलंजली, तोरशा, जलढाका, तीस्ता, गंगा या फिर पद्मा, दिहांग दिबांग, लोहित, बोड़ी दिहिंग, धनश्री और कोपिली। और एक इसकी बराक या फिर मेघना भी इसकी सहायक नदी है। हिमालय में अति उच्चता वाला दर्रा सिपकिला दर्रा किस घाटी में स्थित है। सतलुज घाटी में स्थित है। बात करें रासायनिक अवक्षय के दौरान जब फेल्ड्स्पार में विद्यमान खनिज केओलिनाइट मृदाओं में परिवर्तित हो जाते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जलयोजन कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और उनके अवस्थानों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें से गलत है। कैबुल लामजाओ जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सरकार के स्वामित्व वाली पहली और सबसे पुरानी कोयला खनन कंपनी है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड। कैबुल लामजाओ जो है वो है मणिपुर का।
महासागर धाराओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराओं के बनने के लिए मुख्य कारण जल घनत्व में अंतर का होना है। बिल्कुल सही है। जल का घनत्व तापमान, लवणता और दाब पर निर्भर करता है। सामान्यतः महासागर जल उच्चतर घनत्व क्षेत्रों से निम्नतर घनत्व क्षेत्रों की ओर धारा के रूप में बहता है। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। सारगासो सागर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह एकमात्र सागर है जिसकी कोई भूसीमा नहीं है। अटलांटिक महासागर में सारगासो सागर की लवणता न्यूनतम होती है। ये गलत है। बात करेंगे सूची को हमें सुमेलित करना है। ज्वार भाटा का प्रकार और विशेषताएं। जो बृहद ज्वार भाटा है ये कब आता है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही पंक्ति में हो तब अत्यधिक उच्च ज्वार आता है। ठीक है, तो इसका पहले का हो जाएगा 4। बी लघु ज्वार भाटा किसको कहते हैं? यह तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण की स्थिति में हों। फिर हम बात करेंगे अपभू ज्वार किसको कहते हैं? अपभू ज्वार कहते हैं जब निम्न ज्वार भाटा तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर हो। फिर इसके बाद में बात करें विषुवतीय बृहत ज्वार भाटा कब होता है? 6 मास के अंतराल पर ज्वार भाटा की पुनरावृत्ति होती है। ऑप्शन नंबर डी। भारत के प्रमुख समुद्र पत्तन और उनकी विशेषताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर इसके सही हो जाएगा डी 1, 2, 3, 4। दीनदयाल पत्तन ज्वारी पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भूमध्य पत्तन है। वीओ चिदम्बरम पत्तन जो है वो कृषि गंभीर सागर बंदरगाह। फिर इसके बाद पारादीप पत्तन प्राकृतिक अगभीर जल पत्तन है। सॉरी, ये गंभीर है। इसके बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कार्य विभाग का प्रमुख होता है। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अस्थायी अध्यक्ष होता है। वह तीनों सेनाओं के प्रमुखों पर कोई सैन्य कमान अधिकार नहीं रखता है। बात करें 87 नंबर की, तो इसका जो संस्थान का नाम दिया गया और प्रशिक्षण का प्रकार दिया गया है। भारतीय सैन्य अकादमी कैडेटों को अल्पकालिक सेवा कमीशन के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करते हैं। सेकंड हम बात करेंगे भारतीय सैन्य अकादमी के विषय में, तो ये जो है सशस्त्र सेनाओं और सिविल सेवा अधिकारियों के चयनित वरिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण देते हैं। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय की बात करें तो इसका हो जाएगा रक्षा बलों के तीनों सेवाओं के कैडेटों को अपनी अपनी कमीशन पूर्व प्रशिक्षण अकादमियों में प्रवेश जाने से पहले। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी। सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, यह भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के अधीन है। ये सही नहीं है। इसे वर्ष 2014 में जयप्रकाश नारायण की जयंती पर आरंभ किया गया था। ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज की दृष्टि इस योजना की प्रेरणा है। तो आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर 2 और 3। भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी। उपरोक्त में से कितने राष्ट्रपतियों ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा प्रदान की? ऑप्शन नंबर बी। भारत के संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वे केवल धर्म, मूल, वंश और जाति के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उस सदन के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 1/2 बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही है 1 और 2। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और इसके बाद वह व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी 1 और 2।
भारत के संविधान के संदर्भ में अनुच्छेद और उपबंध के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो है वो सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो 243 घ है वो पंचायतों में स्थान आरक्षण के विषय में बात करता है, ना कि निर्वाचन के विषय में। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शांति स्थापना अभियान को प्राधिकृत करने की शक्ति अनन्य रूप से महासभा में निहित है, ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान संघर्ष में शामिल मुख्य पक्षकारों की सहमति से परिनियोजित किए जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेदों और निहित विशेष उपबंधों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 37D, सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित में से कौन प्रशासित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 और 4। प्रादेशिक सेना, जल राशिक सर्वेक्षण और नौ परिवहन चार्ट तैयार करना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, तटरक्षक संगठन से संबंधित सभी मामले। किसी राज्य के राज्यपाल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर ए, 1, 2, 3 और 4। राज्यपाल के पास महाधिवक्ता को नियुक्त करने की शक्ति होती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल के प्रतिवेदन पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। बिम्स्टेक बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड के सदस्य राज्य हैं, ये जो है ये सही नहीं है। इसका सचिवालय ढाका में है। भारत इसके सुरक्षा सेक्टर का अग्रणी देश है। थाईलैंड से इसके कनेक्टिविटी सेक्टर का अग्रणी देश है। ये तीनों सही हैं। अधिनियम और उसके अधिनियम के वर्ष के बारे में बात करनी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2012 में आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2004 में आया था। अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 में नहीं आया था। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2010 में आया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को निरसित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कृत्य व्यवहार लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आएंगे? लैंगिक प्रकृति की मौखिक टिप्पणियां, लैंगिक प्रकृति का अमौखिक आचरण, लैंगिक प्रकृति का शारीरिक आचरण। ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां निवास करती हैं? ओंगे, जारवा और सेंटिनली तीनों ही अंडमान निकोबार में निवास करती हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित अग्रता क्रम के अनुसार निम्नलिखित उच्च पदस्थ व्यक्तियों को उनकी श्रेणी और अग्रता के सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 4, 1। राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति और भारत का मुख्य न्यायमूर्ति। 4 और 1। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा प्रारंभ की गई स्मार्ट गांव परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह एक अग्रणी परियोजना है जो एकीकृत ग्राम विकास पर केंद्रित है। सेकंड नंबर है, इस परियोजना का विशिष्ट पहलू है CSIR स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गाँव की दशा में सुधार लाने में भूमि से प्रयोगशाला के मार्गदर्शन सिद्धांत का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास निर्यातकों और वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे उपाय किए गए हैं? ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, 1 और 3। निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी स्कीम और थर्ड है कपास और कपास आधारित उत्पादों के लिए राज्य और केंद्रीय करों और उगाहियों में छूट। फिर हम बात करेंगे सरकारी कार्यक्रम स्कीमों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? पहला है, ग्रामीण युवाओं का कौशल प्रशिक्षण एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कृषि के विभिन्न विषयक क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के कौशलों में सुधार करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए आय उत्पन्न करने के अवसरों के सृजन पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2। निम्नलिखित में से कौन सी स्कीम भारत में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नहीं है? तो ऑप्शन नंबर
सी पीएम स्वनिधि योजना, ये एमएसएमई से रिलेटेड और जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है, उनको वित्त पोषित करने से। निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। दिसंबर 2025 में नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का तृतीय वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। भारत के सेतुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, पंबन सेतु मेहराब सेतु है, ये गलत है। भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ये से कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, ओएनजीसी, ग्रीन और आईआईएम नागपुर ने एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य वर्ष 2050 तक नेट शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के भारत के व्यापक लक्ष्य के लिए योगदान देना है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 113, पेशा पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार महोत्सव 2025 भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर सी, रांची। दिसंबर 2025 में प्रारंभ किए गए सुजलम भारत ऐप का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, नदी जल की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करना। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को खोज बचाव तथा मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता प्रदान करने हेतु सागर बंधु ऑपरेशन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। भारत और न्यूजीलैंड ने दिसंबर 2025 में मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच एफटीए के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग पर सहमति बनी हुई है? ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 और 4। आयुष, श्रव्य दृश्य पर्यटन, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली और बागवानी। प्रधानमंत्री मित्र योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी, इसका उद्देश्य भारत में एकीकृत वस्त्र टेक्सटाइल पार्क विकसित करना है। निम्नलिखित में से कौन उस भारतीय स्क्वैश टीम का खिलाड़ी नहीं था जिसने एसजीएटी स्क्वैश विश्व कप 2025 में अपना पहला विश्व कप खिताब जीता? इसका सही आंसर है अर्जुन एरिगेसी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने दिसंबर 2025 में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इस एमओयू का उद्देश्य रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी सहायता के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट और 100 रन बनाने का इतिहास रचने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन नंबर बी, रविंद्र जडेजा। ये थे हमारे 120 सवाल जो कि पूरे हो गए हैं। मिलते हैं ऐसे ही दूसरे किसी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।